गुड इवनिंग बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में भाग 3 के तहत रखा गया है। भाग 3, तो भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। इसके पहले मैं भाग 1 और भाग 2 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो कुल 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में प्रदत्त किए गए हैं, यानी कि हमारे संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो समता का अधिकार है। समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच रखा गया है। तो हम एक एक करके सारे अनुच्छेद को पहले जान लेते हैं। तो अगर हम पहले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में कौन सा अधिकार रखा गया है? समता का अधिकार। अब अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या प्रावधान है, 17 में क्या प्रावधान है या 18 में क्या प्रावधान है, इसकी समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, एकदम ये लाइन याद रहनी चाहिए। विधि के समक्ष समता, समता का मतलब समानता, यानी कि कानून की निगाह में सब बराबर हैं। और इसी में एक दूसरा पार्ट है विधियों का समान संरक्षण। अगर हम बात करें विधियों का समान संरक्षण की, इसका क्या मतलब है और विधि के समक्ष समता, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको इसमें 2 प्रावधान देने की, विधि के समक्ष समता की या फिर विधियों के समान संरक्षण की? इसके लिए हम अगर आपको बता दें कि अगर कोई अपराध एक वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो करता है और सेम अपराध एक अल्प वयस्क व्यक्ति से अगर होता है, जैसे अगर वो 18 साल से कम उम्र का है, तो 2 अपराध हो, मतलब दोनों अपराध एक ही प्रकार के हो गए, तो क्या कानून दोनों को एक ही सजा देगा? अगर हम विधि के समक्ष समता की बात करें तो दोनों के लिए एक ही अपराध होगा। लेकिन हमारा संविधान इस तरह से डिजाइन्ड है कि इसके लिए हमें विधियों का समान संरक्षण, यानी कि एक लेवल के लोगों के लिए एक कानून, यानी कि अगर समान लेवल के हैं तभी एक कानून, यानी एक वयस्क व्यक्ति है तो वयस्क व्यक्ति के लिए जो कानून होगा उस हिसाब से या उस समय के हिसाब से उसे वह सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन जो अल्प वयस्क व्यक्ति है उसके लिए विधि के समक्ष समता ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या होगा? विधियों का समान संरक्षण के तहत उसके लिए अलग कानून का प्रावधान, यानी उसको अलग सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि विधि के समक्ष अगर हम समता की बात करें तो यह निगेटिव एस्पेक्ट में है, और अगर हम विधियों का समान संरक्षण की बात करें तो ये पॉजिटिव अर्थ में है, यानी कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। इसे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से प्रेरित है और विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका से प्रेरित है। ठीक है, इसमें 2 प्रावधान दिए गए हैं, दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब एक समान लेवल के व्यक्तियों के साथ समान कानून होगा। लेकिन अगर हम बात करें विधि के समक्ष समता की, तो ये किसी भी लेवल का कोई हो, चाहे वो निचले लेवल का हो, उच्च लेवल का हो, अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए समान कानून होता है। ठीक है, तो आवश्यकता के हिसाब से हमारा संविधान उसी तरह का ट्रीट करता है जो दोनों में बेस्ट हो, दोनों में जो सुटेबल हो। तो विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 14, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लिए। यानी कि जब हम समानता इक्वलिटी की बात करेंगे तो विधि के कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। इसे किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है। अब अनुच्छेद 15 में क्या प्रावधान रखे गए हैं? अनुच्छेद 15 में आप ध्यान से देखिए, 5 आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता है। यानी कि अगर हम बात करें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश
जन्म स्थान, यानी इन 5 के आधार पर राज्य विभेद नहीं कर सकता किसी के द्वारा, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा। अब इसका मतलब ये नहीं कि राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता, इसके अलावा वो भेदभाव कर सकता है। जैसे अगर कोई कार्य लोक कल्याणकारी हो तो वहाँ पर वो विभेद कर सकता है, जैसे महिला के आरक्षण से संबंधित प्रावधान हो, ठीक है, इस तरह का अगर कोई केस होता है तो वहाँ पर राज्य वरीयता देता है। बच्चों की अगर बात करें तो वहाँ पर राज्य बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करता है। बुजुर्ग व्यक्ति की जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा होती है उनके लिए राज्य अलग कानून बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद तो नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा वो विभेद कर सकता है अगर कार्य लोक कल्याणकारी हो। ठीक है, आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अनुच्छेद 15 आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ये 5 याद होना चाहिए। अब अनुच्छेद 16 की बात करें, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समता, यानी अवसर की समानता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी जॉब है के लिए फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी रहे सबको समान अवसर प्रदान किया जाता है। जो भी नियम होंगे उस नियम को अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी के लिए राज्य जो है ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकती है कि यह फॉर्म भर सकता है और ये पर्टिकुलर व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो लोक नियोजन के संदर्भ में ध्यान दीजिए, लोक नियोजन के संदर्भ में अवसर की समानता। तो अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, इसका मतलब ये कि छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, भेदभाव, यानी कि कोई व्यक्ति, ठीक है, छुआछूत या भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए राज्य इस संसद कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में हमें ये अधिकार प्रदान किया गया है। अभी हम अनुच्छेद 32 के बारे में जब जिक्र करेंगे तो उस समय मैं इसका एक बार और जिक्र करूंगा। अब अनुच्छेद 18, हाँ, ये अनुच्छेद 17 के बारे में बता दें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल NMMS एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अनुच्छेद 18 की बात करें तो यहाँ पे उपाधियों का अंत। अगर हम उपाधियों की बात करें, जैसे भारत रत्न या फिर भारत रत्न हो गया, फिर या पद्म श्री पुरस्कार हो गया, इस तरह के जितने भी हैं तो वो उपाधि नहीं है, वो दिया जा सकता है। ये सम्मान होते हैं, इन्हें हम उपाधि नहीं कहते हैं। उपाधि जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं उसको छोड़ दिया जाए, और डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा और रक्षा ये दोनों क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, यानी कि आप किसी को कोई पर्टिकुलर उपाधि प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो उपाधियों के अंत की अगर हम बात करें तो वो किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान रखा गया है? तो अनुच्छेद 18 में। तो इस तरह से 14 से लेकर के 18 तक ये पहला समता का अधिकार, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, समता का अधिकार। इसे आप एक बार और 2 बार आप इसे अच्छे से जब देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, उसके बाद फिर एक नोट्स बना लेंगे। अब अगर हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में रखा गया है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के बीच में रखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या है, अनुच्छेद 20 क्या है, 21 में क्या प्रावधान है, 22 में क्या प्रावधान है, आपको एकदम सटीक याद होने चाहिए। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हमें बोलने की आज़ादी है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब यह अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप इसमें कहीं पे भी सभा एकत्रित कर सकते हैं, यानी कि सभा बुलाने की स्वतंत्रता आपको प्रदान किया गया है। ठीक है, अपनी बात को रखने का यानी कि बोलने का आपको अधिकार प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है, आप कहीं पे भी सभा बुला सकते हैं, आप सभा का संगठित कर सकते हैं, लेकिन कार्य जो है वो लोक कल्याणकारी ही होना चाहिए, उद्देश्य लोक कल्याणकारी होना चाहिए। अगर लोक कल्याणकारी उद्देश्य नहीं है तो आप इस तरह के प्रावधान नहीं कर सकते हैं।
तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 20 में कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करें तो अपराध सिद्धि के संदर्भ में, अपराध सिद्धि के संबंध में, अपराध सिद्धि के संबंध में इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के हिसाब से आपको सज़ा प्रदान किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपराध किया और उसको सज़ा 3 साल बाद सुनाई जा रही है, तो जो सज़ा 3 साल बाद सुनाई जा रही है वो सज़ा उस समय के हिसाब से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई अपराध अगर 2019 में हुआ, ठीक है, इसमें 2022, उसको 2022 में सज़ा सुनाई जा रही है, तो जो 2019 का प्रावधान होगा उसके हिसाब से उसे सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। और किसी एक अपराध के लिए एक ही सज़ा सुनाई जाती है, यानी एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार उसे दंडित किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक अपराध के लिए उसे बार बार जो है दंडित किया जाए, ठीक है ना। तो ये अपराध सिद्ध के संबंध में अनुच्छेद 20। और कोई भी व्यक्ति ये पूछ सकता है कि उसे किस अपराध के तहत बुलाया जा रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा उसे बंदी भी नहीं बनाया जा सकता है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इस तरह से अपराध सिद्धि के संदर्भ में जब भी अपराध की बात आए तो अनुच्छेद 20 आप याद रखिएगा। अपराध सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पहले ये जो स्वतंत्रता थी वो स्वतंत्रता सिर्फ जैसे किसी व्यक्ति के लिए थी, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की सिर्फ शारीरिक अगर हम बात करें कि सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, तो सिर्फ उसके सिर्फ जो हाड़ मांस का शरीर है सिर्फ उसी के लिए स्वतंत्रता मिल रही है, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए वो खुली हवा में सांस ले सके, ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। ससम्मान वह अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे लिखा है स्वच्छ वायु में जीना, पानी मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार सबको है, स्वच्छ वायु में जीना ये सबका अधिकार है, ठीक है ना। निजता का अधिकार, अगर हम बात करें निजता का अधिकार, तो ये भी हमें अनुच्छेद 21 के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसे अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है। अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अनुच्छेद 21A में, अगर हम अनुच्छेद 21A की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये NMMS एग्जाम के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है या अनुच्छेद 21क में जोड़ा गया है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसका प्रावधान आया था। तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A में क्या रखा गया है, तो 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में, तो ध्यान से देखें, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, ठीक है, तो गिरफ्तारी के संदर्भ में वो ये पूछ सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, कारण पूछ सकते हैं आप, उसे किस पर्टिकुलर अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका के समक्ष उसे उपलब्ध भी कराना पड़ता है। अगर आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं तो उस समय का टाइम भी नोट किया जाता है और 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना अनिवार्य होता है, यानी 24 घंटे से ज़्यादा उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। और उस व्यक्ति के द्वारा मनपसंद कानूनी सलाह भी वो व्यक्ति ले सकता है, यानी उसको पूरा छूट दिया जाता है। संविधान ये अधिकार देता है कि वह कानूनी सलाह ले सकता है, ठीक है। तो कितना अच्छा है कि हमारा संविधान जो है अपराधियों के लिए भी, अपराधियों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखता है, ठीक है।
तो कोई भी अपराधी है उसकी भी स्वतंत्रता, उसकी भी निजता, यानी उसके बारे में भी पूरा ख्याल रखा गया है, यानी वो कारण पूछ सकता है उसे किस अपराध में दंडित किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उसे उपस्थित भी होना पड़ता है। तो ये सारी यानी गिरफ्तारी के संदर्भ में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अनुच्छेद 22 के तहत है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 में थोड़ा सा बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराध सिद्धि के संबंध में है, ठीक है, और अनुच्छेद 22 जो है वो गिरफ्तारी के संदर्भ में है। तो वह अपराध सिद्धि के संदर्भ में है और ये गिरफ्तारी के संदर्भ में है। ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम तीसरे की बात करें, सॉरी, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, तो ये आप ध्यान से देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर हम बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में रखा गया है। अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है, इसका पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी, इसका मतलब ये कि मानव व्यापार यानी कि मानव का जो व्यापार यानी कि तस्करी करना, ये अनुच्छेद 23 के तहत अपराध है। मानव व्यापार, बालात श्रम, बालात श्रम का मतलब ये होता है बलपूर्वक काम कराना, बालात श्रम हो गया, ठीक है। बंधुआ मजदूरी कराना, यानी कि आप किसी को मजदूरी ज़बरदस्ती करा करके उसका पैसा न देना। तो इस तरह की चीज़ें हमारे संविधान में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका इस तरह की चीज़ों का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 23 के तहत है और उसे दंडित किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था मानव व्यापार नहीं कर सकती, बालात श्रम यानी बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकती, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकती। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे मूल अधिकार का हनन होगा और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में काम न कराना। अगर कोई बच्चा 14 साल से कम उम्र का है तो वो काम किसी कारखाने में या किसी ऐसे जगह पर वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में काम न कराना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो तीन हमारे जो मूल अधिकार थे वो मैंने डिस्कस कर दिया है। चौथा जो मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के बीच में रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता में हर व्यक्ति को ये अधिकार प्रदान है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो है हमारा संविधान उसे छूट भी प्रदान करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 के बीच में, इसे अच्छे से आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें पाँचवें का, तो पाँचवा जो है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इसके प्रावधान रखे गए हैं, ठीक है। और जो छठा इसके पहले एक संपत्ति का अधिकार, ये पहले मूल अधिकार में था। छठवां की अगर हम बात करें छठे अधिकार की, तो ये संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था। यहाँ तक 30 हो गया है, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अब यह अधिकार विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है, लेकिन अब यह मूल अधिकार नहीं है। अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होता तो अगर कोई जैसे निर्माण कार्य हो रहा है और सरकार को उस पर्टिकुलर ज़मीन की आवश्यकता अचानक पड़ गई और अगर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है तो उसे सरकार नहीं ले पाती, लेकिन अब ये केवल कानूनी अधिकार है। इस वजह से सरकार जब चाहे आपको उचित मुआवजा दे करके आपकी ज़मीन को वो ले सकती है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार को इसी वजह से जो है अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978
1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत रख दिया गया है, यानी मूल अधिकार से हटा करके सिर्फ विधिक अधिकार आपको प्रदान किया गया है उसमें। तो इस तरह से संपत्ति का जो अधिकार है वो अब इस समय मूल अधिकार नहीं रह गया है, इसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 में इसका जिक्र किया गया था। अब अगर हम अब छठवां क्या हो जाएगा, अब छठवां हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अनुच्छेद 32, भीमराव अंबेडकर इसी को संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा, इन्होंने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकार संबंधी जो हमारे अधिकार हैं इसकी हम मांग कर सकते हैं। तो इस वजह से यानी कि यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 32। अब ये पूरे मूल अधिकार हो गए। अब हम जिक्र करेंगे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 का। तो अनुच्छेद 12 यानी कि राज्य जो है ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार का हनन कर सके, ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। यानी कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार का हनन करता हो, जो हमारे मूल अधिकार को छीनता है, तो राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगी। अनुच्छेद 13 क्या है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के प्रहरी हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये बाउंड्री लाइन है पूरे संविधान के जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार का ये बाउंड्री लाइन है। जैसे मान लीजिए अगर ये मूल अधिकार है तो ये जो बाउंड्री लाइन है ये क्या है? यही दोनों अनुच्छेद हैं। ये जो बाउंड्री लाइन हमने बना दिया है ये क्या है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 हैं, मूल अधिकार की बाउंड्री है। इसका मतलब ये कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकार का क्या है? प्रहरी है, रक्षक है। तो इस तरह से पूरा जो मूल अधिकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।